तो चलिए आज इस प्रश्न को समझते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में R2/R1 बराबर R4/R3 को स्थापित करना है, जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। तो यहाँ पर अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इसका अर्थ भी समझ जाएंगे क्या है। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु की रचना समझते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। इसके साथ ही यहाँ पर एक बैटरी जुड़ी हुई है और इसको हम किससे दर्शाए हैं, ई से। साथ में यहाँ पर क्या है, कुंजी लगी हुई है। कुंजी का मतलब यहाँ पर एक स्विच होता है और इस स्विच से हम इस सर्किट को चालू या बंद कर सकते हैं। तो यहाँ इस दिशा में धारा बहेगी, तो यहाँ पर ये धारा 2 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ क्या है, ये I1 और यहाँ पर क्या लिखा है, I2। इसी तरह से I4 है और ये I3 है और इसको हम 4 प्रतिरोधों से व्यवस्थित किए हुए हैं। यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा हुआ है, ये प्रतिरोध ये R1 है। इसी तरह से यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा हुआ है ये R2 है। इसी तरह से यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा हुआ है ये R4 है। यहाँ का प्रतिरोध जो है R3 है। इसे मानक भुजा कहते हैं। यहाँ पर ये अज्ञात प्रतिरोध कहलाता है। इसके बीच में ये जो G लिखा है ये गैल्वेनोमीटर होता है, धारा मापी है। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I और उसके नीचे G लिखा हुआ है। इस तरह की ये संरचना होती है और इसकी सहायता से हम किसी भी पदार्थ का या अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस सिद्धांत को समझते हैं, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को। तो जो चित्र है उसी को शब्दों में लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए चित्रानुसार 4 प्रतिरोध R1, R2, R3, R4 समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जोड़े गए हैं। तो देख लीजिए ये आपको जो संरचना दिख रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक तरह के समांतर भुजा है और इसमें 4 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, जिसमें R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, जिसमें R1 एवं R2 ज्ञात प्रतिरोध हैं। तो यहाँ पर ये जो R1 लगाया गया है और ये R2 लगाया गया है, इनके प्रतिरोधों का मान हमको ज्ञात है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं R3 की। तो यहाँ पर R3 लिखा गया है, ये परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है, अर्थात इसके मान को हम बदल सकते हैं। ये भी एक तरह का ज्ञात प्रतिरोध होता है, पर इसके मान को कम ज़्यादा किया जा सकता है। फिर ये जो चौथा प्रतिरोध होता है जो यहाँ पर लगा है, ये कैसा होता है, अज्ञात प्रतिरोध होता है। तो चारों प्रतिरोधों को इस तरह से हम व्यवस्थित किए हुए हैं। तो यहाँ पर फिर से बता दूँ, R1 और R2 कैसे हैं, ज्ञात प्रतिरोध हैं। R3 जो है ये परिवर्ती प्रतिरोध है, जिसका मान बदला जा सकता है और ज्ञात प्रतिरोध भी है। और जो R4 है ये अज्ञात प्रतिरोध है। यहाँ पर उस पदार्थ को या उस चालक को जोड़ते हैं जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है। अब चित्र में आगे और देखते हैं। विकर्ण BD के बीच सुग्राही धारा मापी G एवं विकर्ण AC के सिरों पर सेल E और कुंजी K जोड़े गए हैं। तो चलिए फिर से इसमें देखते हैं। तो ये जो विकर्ण है ये BD है, ये विकर्ण BD कहलाया। इसके बीच में हमने क्या जोड़ा है, धारा मापी। इसी तरह से ये जो विकर्ण AC है, तो AC के बीच में नहीं बल्कि इसके सिरों से, तो सिरों से हम क्या जोड़ दिए हैं, सेल जोड़ दिए हैं, बैटरी जोड़ दी हैं और यहाँ पर क्या लगा दिए हैं, कुंजी लगा दिए हैं। इस तरह से हमको चित्र के बारे में लिखना है। अब हम क्या करते हैं, कुंजी को लगा देते हैं, माने स्विच को चालू कर देते हैं। और R3 जो हमारा परिवर्ती प्रतिरोध था, ये था परिवर्ती प्रतिरोध, इसके मान को हम परिवर्तित करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप न हो। तो धारा मापी जो होता है, धारा का संसूचन करता है, उसमें एक संकेतक या इंडिकेटर लगा होता है। जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इंडिकेटर शून्य से इधर उधर हो जाता है। तो हम उसकी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो शून्य में ही आ जाए, अर्थात उसमें कोई विक्षेप ना हो। तो जब कोई विक्षेप नहीं होता है तो इस स्थिति में धारा से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है और इसे हम क्या कहते हैं, सेतु संतुलन। तो यहाँ पर सेतु संतुलन का मतलब यही है
कि जब हम चारों प्रतिरोध को इस तरह से रखते हैं और इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारा मापी में धारा प्रवाहित ना हो, अर्थात उसमें कोई विक्षेप ना हो, तो इसे सेतु संतुलन कहते हैं। अब यहाँ बिंदु बी पर हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं बिंदु बी पर क्या है किरचॉफ का नियम। तो आप यहाँ पर देखेंगे बिंदु बी ये हो गया। यहाँ पर जो किरचॉफ का प्रथम नियम है उसको हम धारा का नियम भी कहते हैं। तो वहाँ कहता है कि किसी बिंदु पर आने वाली धारा और निकलने वाली धारा का योग क्या होता है, बराबर। आने वाली धाराओं का योग और निकलने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आ रही है धारा वो क्या है I2, और जो यहाँ से जा रही है वो क्या है I4 और IG। तो इस तरह से बी बिंदु पर आने वाली धारा I2 हो गई और जाने वाली धारा I4 प्लस IG हो गई। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए I2 बराबर IG प्लस I4। ये बी बिंदु पर किरचॉफ के प्रथम नियम का उपयोग किया गया है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप तो हो नहीं रहा है, तो धारा मापी में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसलिए IG का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ हो गया I2 बराबर I4। अब हम बात करते हैं बिंदु डी पर चलते हैं, उसमें भी देखेंगे कौन सी धारा आ रही है कौन सी धारा जा रही है। तो ये देख लिए बिंदु डी पर, यहाँ पर ये जो धारा आ रही है ये धारा यही वाली आएगी, ये हो गया I1, और यहाँ जो धारा आ रही है वो क्या हो गया IG। तो आने वाली धारा होगी I1 प्लस IG, और यहाँ पर निकलने वाली धारा हो गई I3। तो I1 प्लस IG बराबर I3 हो जाएगा किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो यहाँ किरचॉफ का प्रथम नियम लगाए और ये लिख दिए I1 प्लस IG बराबर क्या हो गया I3। अब हम जानते हैं कि धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I1 बराबर I3। इस तरह से हम यहाँ पर निकाले। अब हम यहाँ पर बंद जाल ADBA लेते हैं, अभी चित्र में देखेंगे, और इसमें किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। तो चलिए यहाँ बंद जाल देख लेते हैं। बंद जाल का मतलब ये हो गया, हम कौन सा जाल रहे हैं, A से D, D से क्या B, और B से A, इस तरह का क्रम है, इस तरह से हम यहाँ पर जा रहे हैं। तो बंद जाल का मतलब ये है कि यदि A से आप प्रारंभ करते हैं तो सारे जाल में घूमते हुए फिर ए पर ही आ जाते हैं, तो एक तरह का बंद जाल हो जाता है। तो इस बंद जाल का नाम क्या हो गया, AD, और फिर क्या हो गया ये DB, और फिर क्या हो गया BA। इस तरह से ये बंद जाल है, और किसी भी तरह का हम जाल ले सकते हैं। और हमारे जो जाल का क्रम है, A से कहाँ की ओर है, B की ओर है, फिर ये D से B की ओर है, और फिर क्या हो गया ये। तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो ये कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रतिरोधकों और सेल का जो कुल विभवांतर होता है उनका बीजगणितीय योग होता है, उस जाल के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो बस इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर I1 है और यहाँ पर R1 है, तो I1 और R1 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि विभवांतर बराबर क्या होता है IR। माने मुझे हर सर्किट का IR निकालना है। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये I1 हो गया, R1 हो गया। अब अच्छे से यहाँ समझिएगा, तीर लगा है इधर। यदि हम यहाँ A से D की ओर जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो इसका मान हमको कैसा लेना है, ऋणात्मक लिखना है। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा माइनस I1 R1। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला मान क्या हो जाएगा, ये माइनस I1 R1, ये हो गया। अब दूसरे भाग में हम चलते हैं इसके, तो यहाँ दूसरा भाग जो है A से D तक हो गया। अब D से B तक यहाँ इस लाइन में देखते हैं, तो इसमें जो धारा है ये IG है और जो प्रतिरोध है वो G है। लेकिन ये हम जाएंगे D से B की ओर और इसका तीर नीचे है, तो हम धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे, तो इसको धनात्मक ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा धन और IG इंटू G हो जाएगा। तो चलिए फिर से उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा IG इंटू G। अब इसके बाद यहाँ हम यहाँ BA में आ गए, तो BA में भी उल्टी दिशा है, तो ये हो जाएगा I2 और R2। तो ये प्लस में लिखेंगे I2 और R2। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्लस में लिख दिए हैं I2 और R2। तो इस तरह से ADBA
में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो हमको इस तरह से ये प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो Ig का मान 0 होता है यहाँ सेतु संतुलन की स्थिति में, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। अब क्या बचा यहाँ -I1 R1 और ये क्या बचा I2 R2। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका हम पक्षांतर कर देंगे ऋणात्मक मान का, तो -I1 R1 था तो यहाँ +I1 R1 हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में हम R2 को यहाँ पक्षांतर कर रहे हैं, तो ये गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। इसी तरह से I2 का करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा R2/R1 बराबर I1/I2 और इसे हम दूसरा समीकरण दे दिए। इसी तरह से अब हम दूसरा बंद जाल लेंगे और ये है CBDC। तो चलिए CBDC को हम देखते हैं। तो यहाँ CBDC ये हो गया, देखते हैं ये हुआ CB, फिर क्या हो गया ये D और फिर क्या हो गया C। बंद जाल का मतलब यहाँ से हम चलना चालू किए C से तो उसी में फिर से पहुँच जाएं तो ये एक तरह का बंद जाल हो गया। अब इसमें पूरे सर्किट में हमको धारा और प्रतिरोध का गुणा करते जाना है। इसमें धारा क्या है I4 और इसमें प्रतिरोध क्या है R4 और इसमें तीर लगा है नीचे और हम इधर की ओर जा रहे हैं, C से कहाँ की ओर जा रहे हैं B की ओर। तो इसका मान कैसे लिखेंगे धनात्मक। तो देखिए यहाँ पर लिखें I4 R4 और इसका मान किस में हो गया, ये धनात्मक में हो गया। एक भाग ये हो गया। अब हम इसके दूसरी भुजा में चलते हैं, तो इसकी दूसरी भुजा ये वाली कहलाएगी, ये B से लेकर के D तक। तो यहाँ पर देखते हैं धारा क्या है Ig, प्रतिरोध क्या है G। तो हम Ig और G का गुणा करेंगे। अब यहाँ से हम B से D की ओर आ रहे हैं, तीर भी इधर ही लगा है, तो जब धारा की दिशा में चलेंगे तो इसका मान ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -Ig × G। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा -Ig × G हो गया। अब हम तीसरे वाले भुजा में चलते हैं, उसमें भी हमको धारा प्रतिरोध का गुणा करना है। तो देखिए ये वाली भुजा है, तो यहाँ पर जो धारा है वो है I3 और जो प्रतिरोध है R3 है, तो I3 × R3 करेंगे। तीर इधर ही लगा है तो इसको किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -I3 और R3 हो गया। अब क्या करेंगे, जो इसका मान है 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Ig का मान क्या होता है 0, तो Ig है 0, 0 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा ये बचेगा और ये बचेगा, तो इसको लिख दिए हैं। माइनस वाले का पक्षांतर इधर कर दिए हैं, मतलब I3 R3 का। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पक्षांतर कर रहे हैं R3 का, तो ये हो जाएगा R4/R3। इसी तरह से इधर पक्षांतर करेंगे I4 का, तो यहाँ I3/I4 हो गया। तो ये हमारा चौथा समीकरण हो गया। अब यहाँ पर हम अगले स्टेप में देखते हैं कि यहाँ जो I3 का मान है वो I1 के बराबर है। देख लीजिए I3 को हमने क्या लिख दिया है अगले स्टेप में I1 देख, और इसी तरह से I4 को क्या लिख दिए हैं I2। तो चलिए हम समीकरण 1-2 में पहुँचे तो ये सारा कुछ पता चल जाएगा। तो समीकरण 1-2 में जब आप जाते हैं तो देखिए I2 का मान किसके बराबर है, I4 के बराबर है। I1 का मान किसके बराबर है, I3 के बराबर है। तो इस तरह से यहाँ पर हम मान बदल दिए हैं। I4 की जगह हम क्या लिख दिए हैं I2 और I3 की जगह हम क्या लिखें I1। तो यहाँ पर आपका ये देख लीजिए, ये समीकरण चौथा समीकरण बना इस तरह से। अब हम समीकरण 3 और 4 की तुलना करेंगे। तो देखिए 3 में क्या है और 4 में क्या है। यहाँ लिखा है I1/I2, फिर इसके बाद इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी लिखा है I1/I2। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण 3 में और 2 में ये मान बराबर हैं इसके राइट हैंड साइड के, तो इसके लेफ़्ट हैंड साइड के भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा, इसको हम बराबर लिख देंगे। तीसरे समीकरण से हम उठाएंगे R2/R1, तो यहाँ पर ये तीसरे समीकरण से लिख दिए, और चौथे समीकरण से हमको उठाना है R4/R3। तो इस तरह से यह जो है सेतु संतुलन का प्रतिबंध कहलाता है। व्हीटस्टोन सेतु का यह क्या कहलाया, प्रतिबंध कहला गया। अब यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन प्रतिबंध से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। यह एक प्रायोगिक विधि होती है। तो यदि मुझे R4 निकालना है, ये अज्ञात प्रतिरोध था, तो इसका हम क्या कर देंगे, इधर तिर्यक गुणा कर देंगे। R4 बराबर R2/R1 R3 हो जाएगा। इसका R3 का तिर्यक गुणा कर दिए। तो इस सूत्र से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यह जो व्हीटस्टोन का सिद्धांत होता है उसकी युक्ति
बनाई जाती है। उसकी प्रायोगिक युक्ति किस में प्रयोग की जाती है? मीटर सेतु में। अर्थात जो मीटर सेतु होता है वह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर हम धारामापी भी पढ़े, तो जो धारामापी होता है वो विद्युत धारा का संसूचन करता है, अर्थात उसका पता लगाता है। यदि यहाँ पर मान लेते हैं कि यदि सेतु संतुलन की स्थिति है तो जो बी बिंदु है और डी बिंदु है इसका विभव कैसा होता है? समान होता है। और सेतु संतुलन की स्थिति में धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है।